NIOS बोर्ड के द्वारा अप्रैल एंड अक्टूबर एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है इस गाइडलाइंस के अंदर। और इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि थ्योरी एग्जामिनेशन के अंदर कई सारे चेंजेस किए गए हैं, जिसके कारण कई सारे स्टूडेंट फेल भी हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फेल होने से बच सकते हो। थ्योरी एग्जाम्स के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं ये आप सबको पता होना चाहिए। एंड TMA और प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि इनके मार्क्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, अगर सेंटर वाले चीटिंग करवाते हैं और स्टूडेंट चीटिंग करते हैं तो NIOS बोर्ड के द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा। और आप भी अगर एग्जाम्स के दौरान न्यू की जगह ओल्ड सिलेबस करके आ गए हो या ओल्ड की जगह न्यू सिलेबस करके आ गए हो, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फेल होगे या पास। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। NIOS बोर्ड के अभी एग्जामिनेशन हो रहे हैं अप्रैल सेशन का, एंड जब अक्टूबर सेशन का होगा तो उनके लिए भी ये रूल्स है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हम हर बार की तरह इस बार भी मैराथन क्लासेस लेकर आ रहे हैं और कई सारी क्लासेस हो भी चुकी है। और इन मैराथन क्लासेस के अंदर हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। कुछ ना करके जाने से अच्छा है कुछ तो कर जाओ, ताकि एग्जाम में आप कुछ तो लिख पाओ, वरना टीचर्स आपको मार्क्स कहां से देंगे। और इनमें आपकी बहुत हेल्प करती है मैराथन क्लासेस। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो ये कह रहे हैं कि सर मैराथन क्लासेस से क्वेश्चन नहीं आ रहे, हम क्या करें, वीडियोस देख के जा रहे हैं, हम नहीं लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन ही बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो सबसे पहले आपको मैं ये क्लियर कर दूं, NIOS बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर के 3 सेट निकाले जाते हैं। सेट A B से अलग होता है और B सेट C से अलग होता है, और तीनों ही सेट के क्वेश्चंस भी अलग होते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन नहीं होते। तो कई बार क्या होता है कि जो आप पढ़कर जा रहे हो वो सेट A में ना आकर सेट B में आ जाता है। और अगर आपको सेट A मिला है तो आपको लगता है कि यार जो मैं पढ़कर आया हूं वो तो आया ही नहीं है। भाई वो भी क्वेश्चन आता है, बट वो सेट B में आ जाता है। और जिनको सेट B मिला होता है उनके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, वो लिख कर आ जाते हैं। और अगर सेट B में नहीं आया तो वो क्वेश्चन सेट C में आ जाता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट सेट होते हैं, जिस वजह से क्वेश्चन भी अलग अलग बनाया जाता है। तो सबसे पहले चैलेंज यही होता है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन काफी टफ दे दिए गए हैं तो उस कंडीशन में NIOS बोर्ड के द्वारा ग्रेस मार्किंग जरूर दी जाती है जिस सेट के अंदर क्वेश्चन से टफ दिए गए। जब टीचर्स आंसर शीट चेक करते हैं और उनको लगता है कि सेट B काफी टफ था सेट A और C से, तो जिनके पास सेट B आया था उनको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर दिया जाता है। ये टीचर्स पर डिपेंड करता है। बस आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख कर आना होता है। पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर आपको एक वर्ड भी अगर लगता है कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ा हुआ है, तो जितना भी आपको समझ में आता है उतना आपको लिख देना होता है। एंड NIOS बोर्ड के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकालकर ये कहा गया था कि आपको इस बार से 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन कई सेंटर वाले 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दे ही नहीं रहे। क्या आपके साथ भी हुआ है ऐसा? प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसकी एक रिपोर्ट बनाऊंगा और NIOS बोर्ड में सबमिट करूंगा कि ये सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया ही नहीं गया है। आप एक्स्ट्रा की बात कर रहे हो, कई सारे स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन पेपर भी लेट दिया गया है। अब 2:30 बजे का टाइम है तो कई सारे स्टूडेंट्स को 3 बजे 3:30 बजे तक क्वेश्चन पेपर दिया गया है और टाइम से पहले आंसर शीट छीन लिया गया है। अब बताइए ऐसे में स्टूडेंट्स की क्या गलती है? अब ये स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो NIOS बोर्ड को तो यही लगेगा कि इस बच्चे ने लिखा नहीं है, इस बच्चे को टाइम पूरा मिला था। अब इसमें आपकी गलती तो नहीं है। आपको पूरी कोशिश करना है कि एग्जाम में जितना हो सके आपको लिख कर आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना है। लेकिन एंड इसके बाद क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स ने एक गलती कर दी। मैंने आपको अपने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है ओल्ड सिलेबस किसको पढ़ना है और न्यू सिलेबस किसको पढ़ना है, और वो भी सिर्फ 5 सब्जेक्ट के अंदर। और वो 5 सब्जेक्ट ये है, वो भी सिर्फ क्लास 12 के, क्योंकि इनके अलावा किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चेंज हुआ नहीं था, सिर्फ इनका ही चेंज हुआ है। और इन 5 सब्जेक्ट के लिए 2 क्वेश्चन पेपर एग्जाम में बनकर आएंगे, ओल्ड और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब कई सारे स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, जिनको ओल्ड फॉलो करना था उन्होंने न्यू फॉलो कर लिया, और जिनको न्यू करना था उन्होंने ओल्ड फॉलो करके आ गए। तो आपको ये डाउट है कि क्या आप फेल तो नहीं हो जाओगे। देखिए आप फेल हो गए या नहीं, इसके रिगार्डिंग NIOS बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। अब इसको सही से समझना जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ओल्ड या न्यू सिलेबस किसको फॉलो करना है NIOS के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। देखिए अगर आप अप्रैल या अक्टूबर में फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम दे रहे हो तो आपको न्यू सिलेबस फॉलो करना है। और अगर आपने एडमिशन पहले ले रखा है और आप अप्रैल या अक्टूबर का जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके दोबारा एग्जाम दे रहे हो तो आपको ओल्ड सिलेबस फॉलो करना है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखी है। जो वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अप्रैल 2024 के एग्जामिनेशन में ये देखा गया कि कई सारे स्टूडेंट्स जिनको ओल्ड फॉलो करना था वो न्यू करके आ गए, और जिनको न्यू करना था वो ओल्ड करके आ गए। और कई सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस का और कुछ क्वेश्चन न्यू सिलेबस का कर आ गए हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं ओल्ड और न्यू के अकॉर्डिंग। इसमें आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। अगर आपने ओल्ड पे टिक किया है तो आपको ओल्ड सिलेबस फॉलो करना है, अगर आपने यहाँ पे न्यू पे टिक किया है तो आपको न्यू सिलेबस फॉलो करना होगा। जब आपको OMR सीट दी जाती है तो उसमें ये स्टार्टिंग में ये ऑप्शन आपको दे दिया गया है। बाकी जिनका अब ये डाउट है कि मुझको तो न्यू वाला करना था, मैं ओल्ड वाला कर आ गया हूँ, या मेरे को ओल्ड वाला करना था मैं न्यू वाला कर आ गया हूँ, तो आप इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि NIOS ने इस नोटिफिकेशन में साफ कह दिया है। अगर आपको बेशक ओल्ड वाला फॉलो करना था लेकिन आप न्यू वाला फॉलो कर आ गए हो, या आपका न्यू फॉलो करना था आप ओल्ड वाला फॉलो कर आए हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है।
आप पास हो जाओगे। यानी कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ओल्ड फॉलो कर लो या न्यू फॉलो कर लो। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने OMR सीट में ओल्ड सिलेबस पर टिक किया है तो आपको सिर्फ ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ आपको वही फॉलो करना है, न्यू में से एक भी क्वेश्चन नहीं लेना। और अगर आपने न्यू पे टिक किया है तो आपको सिर्फ जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ओल्ड नहीं करना। यानी कि जो यहाँ पे आप टिक कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं, मिक्स नहीं करना। और कई सारे तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यहाँ पे टिक तो न्यू वाला किया है लेकिन वो क्वेश्चन के आंसर ओल्ड वाले के भी दे रहे और कुछ क्वेश्चन वो न्यू वाले के उठा के दे रहे। चाहे उन्होंने ओल्ड टिक किया है तो क्वेश्चन वो न्यू में से ले रहे और कुछ ओल्ड में से ले रहे, यानी कि वो मिक्सिंग कर आ रहे हैं क्वेश्चन के आंसर में। इन पांचों में से अब जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सब्जेक्ट में आपको ऐसा नहीं करना, जो आप टिक लगाओगे सिर्फ उसी सिलेबस का आपको आंसर लिखना है। अगर आप मिक्स क्वेश्चन को लिख कर आ जाते हो, कुछ ओल्ड के और कुछ न्यू के, तो इस केस के अंदर जो आपने यहाँ पे टिक किया होगा, मान लो आपने न्यू टिक किया है तो जितने भी न्यू क्वेश्चन का आपने आंसर लिखा है तो न्यू के ही चेक किए जाएंगे, ओल्ड का एक भी चेक नहीं किया जाएगा। और अगर आपने यहाँ पे ओल्ड पे टिक लगाया है और आपने ओल्ड के जो क्वेश्चन लिखे हैं ओल्ड वाले ही चेक किए जाएंगे, अगर आपने मिक्स करके थोड़े बहुत न्यू वाले भी लिख दिए तो न्यू वाले चेक नहीं किए जाएंगे। बाकी जो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम देंगे उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओल्ड और न्यू सिलेबस है इन पांचों सब्जेक्ट्स में, तो इनके 2 क्वेश्चन पेपर बनकर आएंगे, जो भी आप टिक लगाओगे उन्हीं क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। बाकी जिन्होंने एक ही को अटेम्प्ट किया है, मान लो उन्होंने न्यू को टिक लगाया है वो न्यू को ही सारे क्वेश्चन करके आए तो आप पास हो जाओगे। अगर आपने ओल्ड का टिक लगाया है और ओल्ड में ही सारा किया, आपने मिक्स नहीं किया, तो आप भी पास हो जाओगे। बाकी जो मिक्स क्वेश्चन कर आ गए, जब टीचर आंसर शीट चेक करेंगे अगर आप डिजर्व करते होगे तो आप पास हो जाओगे। आप टेंशन मत लेना, अब जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेंटर पे चीटिंग्स वगैरह हो रही है, कई बार स्टूडेंट्स को अलग रूम में बिठा दिया जाता है, सेंटर वाले कुछ पैसे लेकर पहले जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है या जिन्होंने पैसे नहीं दिए, जो अपने मेहनत से एग्जाम देकर आ रहे हैं, अब उनको इसी चीज़ की तकलीफ होती है कि अब ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि आपके सेंटर पे चीटिंग हो रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि कई सेंटर वाले बहुत अच्छे हैं, वो चीटिंग नहीं करवाते हैं। चीटिंग को देखते हुए ही एनएस बोर्ड के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया जो कि थ्योरी एग्जाम्स के रिगार्डिंग है। इस गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि मास कॉपिंग या चीटिंग कर कोई अपने आंसर शीट में आंसर को लिखता है, टीचर आपके आंसर शीट को चेक करेंगे और उनको लगता है कि आपने कहीं से चीटिंग करके लिखी है, मान लो बुकिश लैंग्वेज में या गूगल से, या आपकी अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि ये खुद की लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। दूसरी बात, अगर कोई मास कॉपिंग करता है, मान लो आपके आंसर शीट में जो आंसर लिखी गई है वही सेम आंसर आपके आजू बाजू अगल बगल में जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं सब में सेम ही पाया जाता है, तो सभी के आंसर शीट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका नाम अनफेयर मीन्स में डालकर आपको UFM का एक लेटर दिया जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपको उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम दोबारा देना होगा जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी चीटिंग पकड़ ली गई है, और इसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर्स और सेंटर सब पे एक्शन लिया जाएगा। एनएस बोर्ड ने इस गाइडलाइंस के अंदर सारी ये बात कही है। आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस गाइडलाइंस को जरूर आप रीड कर लेना, और सेंटर पे जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे हो ही रहा है। देखो इंडिया में क्या होता है ना कि जब तक जो चल रहा है वो चलता रहता है, जब तक पकड़ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ में जब चीजें आ जाती है तो दिक्कत उस टाइम पे होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस गाइडलाइंस में तो ये भी लिखा हुआ है, अगर कोई सेंटर वाला चीटिंग करवाता है जो इन्विजिलेटर होगा तो उस इन्विजिलेटर पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप इस गाइडलाइंस को पढ़ लेना, पेज नंबर 77 पे ये लाइन लिखी हुई है। और इस गाइडलाइंस में तो ये भी लिख दी गई है कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम्स के दौरान कोई टॉयलेट जाना चाहता है तो उसके साथ एक टीचर जरूर जाएगा। आप देख सकते हो ये लाइन प्रॉपर तरीके से इस गाइडलाइंस में लिख दी गई है। एनएस बोर्ड के द्वारा ये रूल्स तो बना दिए गए हैं, लेकिन कई सेंटर वाले इसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे होते तो आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा जरूर मिलता, आपको क्वेश्चन पेपर लेट से नहीं दिया जाता। अब इस सारी प्रॉब्लम की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ही होती है, क्योंकि सेंटर वाले टीचर जो होते हैं या गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं उनके बच्चे तो विदेशों में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, उनको इस प्रॉब्लम से क्या लेने देना। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की है, कई सारे स्टूडेंट जब इस वजह से फेल हो जाते हैं तो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है। अब जो रूल साइंस बोर्ड ने बनाया हुआ है यही रूल सेंटर वाले फॉलो नहीं कर रहे। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर काफी टफ बनाया जा रहा है। देखिए आपको ये बात पता है कि अगर मेरे को कोई चीज पता है तो मुझे सब कुछ आसान लगेगा, अगर मुझे ही नहीं पता तो सब कुछ मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि भाई मुझे तो ये आता ही नहीं है। इसलिए अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें पता है तो प्लीज लिख कर आइए, छोड़ कर नहीं आना। इस बार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है ये बहुत ज्यादा लेंथी आ रहा है, क्योंकि सेक्शन ए एक तरफ है फिर सेक्शन बी भी है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को छोड़ कर आ जा रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपने भी क्वेश्चन छोड़ दिया है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आना है। क्वेश्चन छोड़ देने का मतलब है कि टीचर्स के पास एक भी ऑप्शन ना छोड़ना, आपको वो मार्क्स भी दे सके। इसलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चन नहीं छोड़ना। सेक्शन ए में सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है और सेक्शन बी में सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए पहले आप सेक्शन बी से स्टार्ट कीजिए। सेक्शन ए काफी लेंथी है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग है।
अब सेक्शन बी पहले कीजिए, क्योंकि उसमें आपको लिखना होगा, पहले डेफिनेशन देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देना होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व करना होगा। सेक्शन बी पहले कीजिए, सेक्शन ए मत कीजिए पहले। ये टाइम आपका सारा ले जाएगा और कुछ क्वेश्चन आपके एंड में छूट जाएंगे, और क्वेश्चन छूटने का मतलब है आपको ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगा। और एनएस बोर्ड के अंदर आप सारे क्वेश्चन को करके आते हो, कुछ नंबर से आप रह भी रहे हो, तो आपको कुछ नंबर एक्स्ट्रा देकर पास कर दिया जाता है। टीचर्स भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पास हो, और इस बार तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एनएस बोर्ड में पास होंगे, तभी तो एनएस बोर्ड का जो एडमिशन का रेट है ये बढ़ेगा, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स होते जा रहे हैं, आंसर सीट चेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता जा रहा है। तो आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब जो भी एग्जाम बचे हुए हैं, प्लीज़ एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। इसमें छूट गया कोई बात नहीं, अब बचे हुए एग्जाम में इस चीज़ का ध्यान रखना। कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनको टीएमए और प्रैक्टिकल का मार्क्स अभी तक नहीं मिला। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि आज के ही डेट में आपके प्रैक्टिकल और टीएमए के मार्क्स को अपडेट किया गया है, और कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को अपडेट कर भी दिया गया है। अगर आप फोन में चेक कर रहे हो तो फोन को प्लीज़ रोटेट करके देखना, आपको मार्क्स दिख जाएगा। एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स के लिए आप एग्जाम्स एंड रिजल्ट वाले कॉलम में आइए, रिजल्ट पर टच कीजिए, यहाँ पे आएगा व्यू असेसमेंट, इस पर क्लिक करके आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए, आपको आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स दिख जाएगा। वहाँ पे लिखा आएगा मार्क्स अवॉर्डेड, इसका मतलब होता है कि आपको मार्क्स मिल चुका है, आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर आपको मार्क्स मिल जाएगा। आंसर स्टेट की चेकिंग भी फ्लेक्सिबल होने वाली है। टीचर्स को जो आंसर की दी जाती है, जिसमें से देखकर टीचर आपके आंसर शीट को चेक करते हैं, वही आंसर की इस बार नहीं दी गई है। टीचर्स को कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि बच्चे ने कोशिश की है, बनाकर भी लिख कर आया है, तो उसको मार्क्स दे दीजिए, क्योंकि सेक्शन ए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाले हो गए। सेक्शन बी में ही आपको लिख कर आना है, जिसमें आपको खुद लिखना होता है, तो पॉसिबिलिटी होती है इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि एक्यूरेट आपको आंसर लिखना ही होता है, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेक्शन बी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सेक्शन ए के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ा हो, डीपली आपने स्टडी कर रखा हो, और हर एक पॉइंट आपको पता हो, एक्यूरेट आप आंसर दे दो उसके अंदर। यही आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स के अंदर आंसर आपको इस तरीके से लिख कर आना है। एंड हमने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स दिए, जिसको क्वेश्चन बैंक कहा जाता है, आप क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लीजिए। इस क्वेश्चन बैंक में पूरे सिलेबस का निचोड़ दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हो तो पूरा सिलेबस आप एक ही बार में पढ़ लोगे, और इसके बाद आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इस क्वेश्चन बैंक से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आने वाले हैं। अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, इसको यूटिलाइज कीजिए। प्लीज टाइम को वेस्ट मत करना, अभी टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, टाइम को इन्वेस्ट करने का टाइम है। जितना हो सके उतना स्टडी कीजिए, एनएस बोर्ड की बुक्स को फॉलो कीजिए, और कोशिश यही करना है आपको, जितना एग्जाम में हो सके उतना लिख कर आ जाना है। कोशिश यही करना है कि छूटे एक भी क्वेश्चन ना। अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे छूट भी गए हैं एक आध, कोई बात नहीं, अब बच्चों के एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। प्लीज़ अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और प्रभु से मैं यही कामना करता हूँ कि आप 100% होके पास, बिल्कुल भी ना हो निराश। बढ़ाओ हाथ इस मनीष वर्मा के साथ। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। जय हिंद, जय भारत।